call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं प्रतिमा जी के साथ। कल से चर्चा हम कर रहे थे, हम लोग बीएचबी में डाइजेस्टिव सिस्टम जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो ऐसी मशीनरी का निर्माण करता है या ऐसी मशीनरी उसके पास है जिससे वो रक्त बनाता है। तो उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ओवर टू प्रतिमा राव जी, पुनः उनका स्वागत। प्रणाम सर, गुरुजनों को प्रणाम सर, अरविंद सर को प्रणाम, साथियों को प्रणाम। आज हम लोग कल पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम, आज उसी पे थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। पाचन, पहले तो पीएच जो है वो एक नंबर है 0.2 to 14, 7 तक न्यूट्रल रहता है, 7 से लेस देन एसिडिक होता है और 7 से मोर देन अल्कलाइन होता है। पाचन होता क्या है? पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जो है भोजन को जो छोटे छोटे घटकों में विभाजित करते हैं और उसी से जो है वो ब्लड में जाते हैं, जिससे न्यूट्रिशन तैयार होता है। ब्लड के थ्रू जो है हमारे बॉडी में एनर्जी वो प्रदान किया जाता है। पाचन में जो है वो 4 प्रक्रिया है कार्य करने के। एक तो है डाइजेशन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन। डाइजेशन में हमने बताया था सबसे पहले जो है उसका सबसे पहला ऑर्गन है वो मुख हुआ, ओरल कैविटी के थ्रू जो है भोजन हम लोग इंटेक करते हैं। उसमें जो है एक पेयर ऑफ लिप्स होता है जो हमारी सुरक्षा को प्रदान करता है और वो किस पे होता है? वो वॉलेंटरी कंट्रोल होता है, वो हमारी इच्छा के अनुसार खुलता है और बंद होता है। उसमें 2 संरचनाएं होती है जो भोजन को तोड़ के बोलस बनाने का काम करता है। उसके बाद आता है इसमें दूसरा था टीथ जो 32 हम लोग का होते हैं, 16 अपर जो एंड लोअर जो में होते हैं। इंसाइजर, कैनिन और कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर होते हैं। फिर आ गया था टंग। हमारा टंग जो है वो फाइबर मस्कुलर ऑर्गन है, स्केलेटन मसल से संचालित होता है। उसकी ऊपरी सतह में क्या है? टेस्ट बर्ड है। फिर उसी में जो है 3 पेयर ऑफ क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है। एक का सबसे लार्ज जो है, सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो पैरोटिड ग्लैंड है। दूसरा 1 पेयर है वो सबमैंडिबुलर है और थर्ड है सबलिंगुअल। जो सबसे बड़ा ग्लैंड है इसमें वो है पैरोटिड ग्लैंड। इसी में से जो है ज्यादा सलाइवा जो है वो स्रावित होता है। अब ये सलाइवा का क्या काम है? सलाइवा जो है वो जीभ के साथ मिल के भोजन को जो है वो लार में लपेट के जीभ जो है वो उसको लुगदी का रूप देके इसोफेगस में उसको भेजता है। अब सलाइवा का जो पीएच कितना होता है? सलाइवा का पीएच जो होता है 6.3 to 6 पॉइंट होता है। ये हल्का एसिडिक होता है। इसमें कुछ भी अगर मान लीजिए बाहर से कुछ भी पैथोजेनिक अगर आया तो वो जो है उसको किल कर देता। 3 युग बता दिए। प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर सलाइवा सेक्रेट करता है। सलाइवा लगातार स्रावित होता रहता है जिसकी श्रवण गति भोजन चबाते समय बढ़ जाती है। ये हमेशा जो है दिन भर में वो सिक्रेशन होता रहता है और जब हम लोग भोजन करते हैं तो उस वक्त उस दरमियान जो है ये ज्यादा सिक्रेट होता है। फिर इसमें जो है कंपोजिशन है वो एक कार्बनिक, अकार्बनिक। फिर लार का पीएच होता है 6.3 to 6.8। इसमें एंजाइम्स होता है जो कि टाइलिन होता है। टाइलिन जो है भोजन में जो है कुक फूड होता है, जैसे चावल, रोटी, ये सब को जो वो किस में चेंज करता है? माल्टोज में। वो हाइड्रोलिसिस करके अमाशय में जो है इसको 4 पीएच के लेवल तक उसको लेके जाता है। लेके जाने के बाद लार में मौजूद एंजाइम्स माल्टेज जो है उसको माल्टोज के में चेंज कर देता है। हाइड्रोलिसिस करके 2 अणु ग्लूकोज उसमें डालता है। इसीलिए जब हम लोग रोटी को टुकड़ों में जब देर तक चबाते हैं तो वो जो क्या होता है, हल्का हल्का हम लोग को मिठास लगता है। इसी माल्टेज का जो माल्टोज में हाइड्रोलिसिस होता है उसी की वजह से होता है। अब ये भोजन जो है लार के साथ लपेट के लुगदी बना के फिर ये कहाँ जाता है? हमारे इसोफेगस के थ्रू जाता है। अब इसोफेगस का लंबाई कितना है?
23 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर है, जो कि एक बेलनाकार है। अगर उसमें भोजन आता है तब वो जो है फूल के बेलना की तरह हो जाता है, और अगर उसमें भोजन नहीं रहता है तो वो एक टेप का जो है चिपका हुआ टेप की तरह हो जाता है। ये कौन सा क्या है? ये फाइबर मस्कुलर ट्यूब है, जिसकी जो एपिथेलियल में असंख्य, इसमें से जो क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है। म्यूकस के कारण ही हमारा भोजन जो वो आराम से धीरे 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 नीचे स्टमक की तरफ जाता है। जब बोलस इस ट्यूब में आता है तो म्यूकस की सहायता से आसानी से नीचे की ओर उतरता है, और बोलस को नीचे उतारने में भोजन नली में प्रोपल्सिव वेव, एक वेव होता है जिसके थ्रू जो है खाना धीरे 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 करके जो हमारे स्टमक तक पहुंचती है। बिना बोलस के ये भोजन नली की दीवार में पिचक कर टेप नुमा दिखाई पड़ती है। अगर इसमें खाना या भोजन नहीं जाता है तो ये हमारा इसोफेगस जो है वो पाइप जो है जो बेलनाकार की तरह रहता है, वो पिचक के जो टेप की तरह हो जाता है। यहाँ से बोलस जो है वो कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। स्टमक हमारा जे शेप का होता है, जो डायफ्राम के नीचे होता है, एक थैली नुमा होता है। इसका एक कैपेसिटी होता है जो वो 1 से 1.5 लीटर, 1.5 से 2 लीटर की क्षमता का वो क्या थैला होता है। इसमें जो है 3 ग्रंथियां, इसके एपिथेलियल में जो है गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती है, और इन ग्रंथियों में 3 कोशिकाएं होती है, म्यूकस सेल्स, पेप्टिक सेल्स और ऑक्सिनेटिक सेल्स। म्यूकस सेल्स जो है म्यूकस स्रावित होता है, जो हाईली एसिडिक जो रहता है, तो उसी कारण से जो है हमारे जो स्टमक का जो बाहर अंदर का जो एपिथेलियल लेयर है उसमें जो ये म्यूकस जो है सेल वो स्रावित होता रहता है, जिसके कारण जो है जितना वो हाईली एसिडिक है उसी के कारण हम लोग का जो है वो माने जैसे बोलता है कि जल जाएगा, उस टाइप से नहीं होता है म्यूकस की वजह से। म्यूकस के कारण ही वो बचाव करते हैं। दूसरा है पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल्स, इनसे क्या होता है? एंजाइम स्रावित होती है। यही पेप्टिक सेल जो है ये प्रोटीन को जो है पचाता है। इसमें से 2 एंजाइम्स निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन। कल बताए थे, रेनिन जो है दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, और पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करते हैं। उसके बाद आता है ऑक्सिनेटिक सेल्स। इसमें जो है जो मेन जो जठरस जिसको कहते हैं वही इसमें पाया जाता है। किससे निकलता है? वो ऑक्सिनेटिक सेल से। इनसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सबसे ज्यादा काम करता है। जो भी अगर मान लीजिए हमारे मुख गुहा के थ्रू अगर कोई पैथोजेनिक अगर अंदर चला गया तो यहाँ पे जो इतना हाईली हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है कि वो उसको तुरंत गला देगा। इसका पीएच जो है 1.2 से 0.8 तक रहता है। इसका अमाशय का कार्य जो होता है क्या होता है? ये फूड को 3 से 4 घंटा तक स्टोर करता है। उसमें फिर गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेशन करते हैं, फिर आंशिक जल, ग्लूकोज, लवण मात्रा, ये सब उसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है। गैस्ट्रिक जूस के भी 2 क्या है कंपोजिशन है, जल और ठोसी, कार्बनिक, अकार्बनिक। अब कार्बनिक में क्या है? म्यूसिन है, एंजाइम है, इंस्ट्रक्शन है, जो कि एंजाइम जो है पेप्सिन लाइपेज जो है वो जो है प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन एंजाइम मात्र प्रोटीन अणु की हाइड्रोलाइसिस करके लगभग 15% अमीनो एसिड में फ्री कर देता है। ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ के कितना परसेंट? 15% तक जो है अमीनो एसिड में फ्री कर देते हैं। हाइड्रोलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय का विशेष सिक्रेशन है। ये मेन सिक्रेशन है अमाशय का। इसी के कारण जब हम फास्टिंग में रहते हैं तो जब वहां पे भोजन नहीं जाता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? वो सीक्रेट होता रहता है, जिसके कारण वहां भोजन नहीं रहने के कारण ये एसिडिक जो है हमारे इसोफेगस के थ्रू हमारे गले में आ जाता है, जिससे हमें जो है जलन की महसूस होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि हार्ट बर्न हो रहा है, इसी की वजह से होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कार्य, इसके कार्य क्या है? मुंह से आए भोजन को जीवाणुओं से मुक्त करता है। अगर मान लीजिए कुछ जीवाणु अगर इनटेक हमने कर लिया है तो वो ये हाईली एसिडिक के कारण जो है वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन रहता है उसको जो है सक्रिय पेप्सिन में चेंज कर देते हैं। अब स्टार्च को, जो स्टार्च रहता है उसको जो सेल्यूलोज मेम्ब्रेन जो उसको हटा के उसको स्वतंत्र कर देते हैं। पेप्सिन जो है अपना एक्शन कितने ऑप्टिमम पीएच में करते हैं?
तो बताना पड़ेगा 1.2 to 0.8, इसको ये उपलब्ध कराता है। अमाशय से भोजन तरल रूप से बाहर निकल सकता है। अब जब अमाशय में भोजन आया, इसोफेगस के थ्रू, वो बोलस के थ्रू आया। अब जब अमाशय में आ जाता है तो भोजन जो है क्या होता है, चर्निंग होता है। 4 घंटे तक उसमें जो चर्निंग होता रहता है, तब वो भोजन क्या बन जाता है, काइल बन जाता है। अमाशय के निकास द्वार पर, अमाशय के सबसे ऊपर वाले को पार्ट को फंडस कहते हैं। फिर नीचे के जो डी के तरह होता है बाहर में, उसको ग्रेटर कर्वेचर, और उसके ऊपर वाले को लेस कर्वेचर, और बाहर में जो है वो पाइलोरस लगा रहता है। पाइलोरस और पाइलोरस स्पिंचर एक द्वार है, वो वल्व का काम करता है। और इसी के ऊपर में जब बोले कार्डियक रीजन, कार्डियक रीजन स्टमक में होता है। पूछेगा कार्डियक रीजन कहाँ पाए जाते हैं, तो बताना पड़ेगा वो स्टमक में होता है, उसके ऊपरी वाले हिस्से को कहते हैं। पिक्चर तो खैर नहीं है सर इसमें। इसके बाद है कि जो सर्कुलर मस्कुलर फाइबर से बने होने के कारण एक वल्व की भांति काम करते हैं। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है, पर किस किस वेव से वो काम किया करते हैं, तो प्रोपल्सिव वेव के थ्रू। हाइलिक एसिडिक आगे ड्यूडेनियम को सौंप दिया जाता है। यही जब भोजन जो चर्निंग करके जब ये 3-4 घंटे के बाद जब ये ड्यूडेनियम में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ड्यूडेनियम, जेजिनियम और इलियम। इसका फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनियम, उसमें इसको जो है भेजा जाता है। तो उसको भेजने के लिए जो वहां पे एक तेज प्रवाह रहता है, जो हाइलिक एसिडिक रहता है, जिसके कारण इस ड्यूडेनियम का जो है परत जो है, जो संरचना है, वो क्या होता है, सॉलिड होती है। सॉलिड होती है क्योंकि इसको हाईली एसिडिक जो वहां जो रहता है अमाशय में, उसको झेलना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है। क्योंकि इसे अमाशय से आते तेज प्रवाह को झेलना है और फिर तरल को अम्लीय में चेंज करना। मतलब अभी तक तो वो एसिडिक था, अब उसको एल्कलाइन में बदलना। ड्यूडेनियम में पित्ताशय से बाइल और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आते हैं। ड्यूडेनियम में क्या आता है, लीवर से बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लैडर में कॉन्सेंट्रेट होता है, वहां से फिर जो वो इसमें आता है ड्यूडेनियम में, और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस। ये दोनों जूस मिलके और इंटेस्टाइनल जूस मिलके, ये तीनों मिलके जो है उस कार्य को फिर करते हैं। बाइल जूस एवं पेनक्रियाटिक जूस के अलावा छोटी आंत अपनी संपूर्ण लंबाई में अपना इंटेस्टाइनल जूस स्रावित करती रहती है। यहाँ पे जो है ये इसका छोटी आंत की लंबाई गलत है ना सर, ये 6 मीटर होगा। हाँ, बड़ी सही कर लीजिएगा मैम, ये 2.5 तो 3 मीटर है, ये 6 मीटर हो जाएगा। अब बाइल जूस का कंपोजिशन में क्या क्या आता है, बताए थे कल म्यूकस। ये पैंक्रियाटिक जो बता रहे थे, पैंक्रियाटिक वाला दिखा दिया, देखिए। जी सर, हाँ, पैनक्रियाटिक जूस वहां से बाइल से लीवर से बाइल जूस और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस मिलके और इंटेस्टाइनल जूस मिलके, ये तीनों मिलके कार्य करते हैं। ड्यूडेनियम भी हमारी छोटी आंत में आ जाता है। हाँ, ड्यूडेनियम जो है वो हमारी छोटी आंत का फर्स्ट पार्ट है। 3 पार्ट है उनके, ये पहला पार्ट है। अब इसमें है बाइल सॉल्ट, फैटी एसिड, बाइल पिगमेंट एंड एल्कलाइन फॉस्फेट। बाइल जूस का रंग बाइल पिगमेंटेशन के कारण हरा या पीला होता है। बाइल जूस का कलर जो वो किसके कारण पीला होता है, तो बता देंगे बाइल पिगमेंट के कारण। इसका पीएच एल्कलाइन होता है। इसमें महत्वपूर्ण तत्व बाइल सॉल्ट, सोडियम, पोटेशियम, ये सब तो पढ़ाए थे। जो छोटी आंत में मौजूद भोजन तरल की सतह पर, मतलब जो फैट जो ऊपर में तैरता रहता है, उसको ये बाइल सॉल्ट जो है खींचकर लाइपेज के पास लाके दे देता है, ताकि वो उसको हाइड्रोलाइसिस कर सके। अब आते हैं लीवर। लीवर यहां से मैम बोले थे ना, लीवर से। लीवर बाइल जूस का फॉर्मेशन यकृत में या लीवर में लगातार होता रहता है। मानव शरीर में लीवर सबसे बड़ी जूस स्रवण करने वाली ग्रंथि है।
बाइल जूस यकृत से निकलकर पासी पित्ताशय में एकत्र होता रहता है। माने कंटिन्यूअस जो है लीवर से जो है वो बाइल जूस निकलता रहता है, लेकिन वो क्या है थोड़ा मतलब उसका जो सिक्रेशन जो है वो थोड़ा पतला रहता है। ये बाइल जूस जो है फिर कहाँ इकट्ठा होता है? हमारे गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में जब इकट्ठा होता है तो यहाँ बाइल जूस जो है थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होता है। जब ये वहां गॉल ब्लैडर में जाता है तब ड्यूटेनियम में जब भी वसा युक्त तरल आते हैं तो ये हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं कि हाँ यहाँ फैट अब आ चुका है, अब आप जो है बाइल जूस सीक्रेट करो ताकि वो उसको डाइजेस्ट कराने में मदद कर सके। तो जब ड्यूडेनियम में वसा युक्त तरल आता है तब ये सिकुड़ कर मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर बाइल जूस को ड्यूडेनियम में छोड़ देता है ताकि आप इसका काम करो। बाइल जूस के अलावा यकृत के अन्य कार्य, एक तो सबसे बड़ा काम है बाइल जूस लीवर प्रदान करता है। अगर किसी का गॉल ब्लैडर निकल जाता है तो ये बाइल जूस जो कंटिन्यूस निकलता रहता है। यही है कि कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता है, निकलता ही रहता है। इसीलिए हर 2 घंटे बाद जो है हमें कुछ से कुछ खाने के लिए कहते हैं कि आप कुछ खाते रहो। दूसरा क्या है लीवर का काम? छोटी आंत से शोषित होकर भोजन तत्व रक्त के माध्यम से लीवर में आते हैं। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारा भोजन जो है उसको एब्जॉर्व कर लिया जाता है, उसमें से न्यूट्रिशन सब ले लेते हैं, उसके बाद इस भोजन तत्व को रक्त के माध्यम से लीवर में भेज दिया जाता है ताकि लीवर इसको जो है देखे कि इसमें जो कोई जीवाणु तो नहीं आ चुका है, इसको वो अपने नजर से डिटॉक्सिफाई करके तब इस ब्लड को जो है वो लंग्स को भेजता है। जब ये लंग्स को भेजते हैं तो उसमें जो है 1% भी जो है ऑक्सीजन नहीं होता, बिना ऑक्सीजन वाला ये ब्लड होता। ये उनको खाली डिटॉक्सिफाई करके भेज देते हैं, तब वहां लंग्स में जो इसमें ऑक्सीजन डालता है उसके बाद फिर हार्ट को जाता है, हार्ट से फिर जो है हमारे बॉडी में जाता है। दूसरा है स्टोरेज। आंत से आए भोजन तत्वों में से मुख्यतः ग्लूकोज को ग्लाइकोजन रूप में तथा मिनरल्स एंड विटामिन को संग्रह करता है। ये स्टोरेज का भी काम करता है। जब हम जो मान लीजिए ग्लूकोज खाए उसको जो है ये ग्लाइकोजन में बदलता है। आंत से आए तत्वों में से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करके उसको स्टोर करके रखता है कि जब मान लीजिए ऐसा टाइम आएगा, मान लीजिए हम 2 दिन 3 दिन हम फास्टिंग में हैं, उस वक्त जो है हमको ग्लूकोज का जरूरत पड़ता है, तब ये ग्लाइकोजन से जो है लीवर ग्लूकोज में उसको चेंज करके हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है बॉडी को। तीसरा है मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों करते हैं। चौथा है डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। अमोनिया जैसी विषैली गैस को ये लीवर जो है वो यूरिया में परिवर्तित करते हैं, ये लीवर ही करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित करता है, कौन? लीवर। भ्रूणावस्था में और आवश्यकता पड़ने पर एडल्ट लाइफ में इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी का फॉर्मेशन भी लीवर ही करते हैं। उत्सर्जन, अघुलनशील बिलिरुबिन को कंजुगेट करके घुलनशील बिलिरुबिन के रूप में उत्सर्जन एक्सक्रीट भी ये लीवर ही करता है। अब आता है पेनक्रियाटिक जूस। लीवर से आ गया बाइल जूस, अब पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियास ग्रंथि अमाशय के नीचे ड्यूडेनियम के लूप में फंसी हुई रहती है, जिससे लगभग 2-3 लीटर स्राव प्रतिदिन निकलता है। 2-3 लीटर पेनक्रियास जूस निकलते रहता है। मेन डाइजेशन का काम यहीं पर होता है, 80 to 90% डाइजेशन यहीं पे होता है पेनक्रियास जूस के कारण। इसमें भी जो है कार्बनिक है। इस जूस में जो है बाइल जूस जो है पेनक्रियास को जो है बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, ये तीनों मिलकर जो है इनको जो है ये 4 pH के अल्कलाइन के रूप में आते हैं, एसिडिक के रूप में। इसको 8 pH के अल्कलाइन के रूप में इसको बदलता है। ये तीनों मिलके उनको वो प्रोवाइड करते हैं 8 pH तक लाने के लिए, क्योंकि जब तक ये 8 pH तक नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। इस जूस में सबसे महत्वपूर्ण बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं जो अमाशय से आते अम्ल तरल को हल्का क्षारीय बनाता है। वही बोले वो एसिडिक आता है उसको जो है अल्कलाइन में चेंज करते हैं लोग। अन्यथा पेनक्रियाटिक जूस एवं इंटेस्टाइनल जूस में मौजूद एंजाइम्स हाइड्रोलाइसिस का कार्य नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर ये, हाँ सर बोल रहे हैं कुछ सर? नहीं,
पेनक्रियाटिक एंजाइम्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को 80 to 90% हाइड्रोलाइज करके अमीनो एसिड, ग्लूकोज एवं फैटी एसिड अणुओं को स्वतंत्र कर देते हैं। मतलब यहाँ 80 to 90% जो है इसको जो यहाँ पे डाइजेशन का काम हो जाता है और इसको चेंज किस में कर देते हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को फैटी एसिड में और प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर देते हैं। अब आता है इंटेस्टाइनल जूस। एक था बाइल जूस, दूसरा पेनक्रियाटिक जूस और तीसरा इंटेस्टाइनल जूस जो स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेशन होता है। छोटी आंत की संपूर्ण लंबाई में स्थित ब्रूनर्स ग्लैंड यानी ड्यूडेनियम में एवं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स 1.0 to 1.2 लीटर जूस प्रतिदिन सिक्रेशन करता है। ये इंटेस्टाइनल जूस जो है पर डे 1 से 1.2 लीटर जो सिक्रेशन इसका होते रहता है। ये इंटेस्टाइनल जूस में वे सभी अंतिम एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो बचे हुए भोज्य पदार्थ को हाइड्रोलाइसिस करते हैं। मतलब अब जो भी कुछ बचा हुआ है वो ये इंटेस्टाइनल जूस के माध्यम से एंजाइम को वो मौजूद कराते हैं ताकि जो भी अब लास्ट उसमें बचा हुआ है वो हाइड्रोलाइसिस कर सके। यह एंजाइम आंत के ब्रश बॉर्डर पर मौजूद होते हैं। यहाँ न्यूक्लियो प्रोटीन के पाचन हेतु संबंधित एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये ब्रश बॉर्डर जो है यहाँ पर जो है एंजाइम्स जो है ब्रश बॉर्डर मौजूद कराता है जिससे जो है प्रोटीन और जो भी एंजाइम्स है वो मौजूद करा सके पाचन कराने के लिए। अब इसका मूवमेंट बता रहा है कि इसका मूवमेंट कैसे कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहते हैं कि छोटी आंत में भोजन तत्व 8 से 10 घंटा रहता है, स्टमक में 3 से 4, अब छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में 8 से 10 घंटा। इसके कार्य डाइजेशन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, यहाँ 2 भाद्यों की मूवमेंट होती है। मतलब यहाँ डाइजेशन भी हो गया, सिक्रेशन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब क्या बचा है, एक्सक्रीशन खाली बचा। इसका अभी मूवमेंट बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी जा रहा है वो किस मूवमेंट से होके जाता है। एक तो है पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट जिसमें जो है क्या होता है, ये एक वेग मतलब वेव की तरह आगे बढ़ता है, तरंग की गति से आगे धीरे 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 ये मूवमेंट करते हैं। कितने मतलब इनका टाइम है 2 सेंटीमीटर पर मिनट के लागत समय लेके वो आगे धीरे धीरे बढ़ता है। दूसरा मूवमेंट है सेगमेंटेशन मूवमेंट। इसमें जो है जो भी तत्व है उसको जो है वो उसमें चॉपिंग किया जाता है, ये बढ़ता नहीं आगे। सेगमेंटेशन में चॉपिंग होता है, इसको छोटे छोटे में बांट के इसकी वजह से चॉपिंग करके एंजाइम्स को अधिक सरफेस मतलब उसको फैलाव कर देता और मिलता रहता है। इस वेव के कारण इंटेस्टाइनल फूड कंटेंट बार बार चॉप होता रहता है और इस वेव से फूड कंटेंट कतई आगे नहीं बढ़ता, यानी कि पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट से आगे बढ़ता है और सेगमेंटेशन से चॉपिंग होते रहता। अब है छोटी आंत में तत्वों का शोषण। क्या एब्जॉर्प्शन होता है इसमें छोटी आंत में। छोटी आंत का अगला महत्वपूर्ण कार्य भोजन तत्वों के हाइड्रोलाइसिस के फलस्वरूप उत्पन्न ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, लवण, विटामिन तथा जल का शोषण करना है। शोषण करने हेतु छोटी आंत की एपिथेलियल मॉडिफाई में मतलब जब ये सब हाइड्रोलाइसिस होता है तो इनका जो इनर लेयर जो है एपिथेलियल में एक विली नाम का जो है एक संरचना रहता है जो कि छोटे छोटे हमारे उंगली की तरह पाया जाता है। विली ये कहाँ रहता है, विलियस में। इसकी संरचना, विली की संरचना एक विलियस उंगली आकार की संरचना है, मतलब एक उंगली की तरह है जिसमें एक सेंट्रल लैक्टियल और पेरिफेरियल ब्लड कैपिलरीज होती है। यह इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर का निर्माण करती है। मतलब ये जो है जितना भी सब अभी अमीनो एसिड ये सब आ रहा है उसको जो अच्छे से फैला के ना सर फैला देता है, उसके बाद उसमें से एब्जॉर्ब करते हैं। यह इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। शोषण एक्टिव, इसका कार्य कैसे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू और डिफ्यूजन मेथड की तरह। मतलब एक में ऊर्जा खर्च नहीं होता और एक में जो है ऊर्जा खर्च होता है। इंडोसाइटोसिस तरीके से होता है। विभिन्न
तत्वों का शोषण निम्न अनुपात में होता है। अब इसमें क्या क्या होता है, ये मतलब जो भी ये काम कर रहे हैं वो ड्यूडेनियम, जेजेनियम, इलियम, ये तीनों हुआ। अब इसमें जो है एक चीज बताना, ये बता देते हैं। ये है कि ड्यूडेनियम में तो खाना आया, वो जो है वहां पे प्रोटीन सब पचा। अब जीजेनियम क्या करता है, वो खाना को जो है जो भी भोजन आया उसको पाचन नहीं करता है, लेकिन उसको फैला देता है, स्पेस देता है, ताकि उसमें से जो है अच्छे से सब न्यूट्रिशन जो है अलग अलग होके अपना डाइजेशन में काम आ सके। तीसरा इलियम है, जो ज्यादातर भोजन का पाचन यहीं पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें विली रचना जैसी एक उंगली के नाप के विलियस होता है, जिसके कारण जो है सारा जितना भी है वो यहाँ पे हजम हो जाता है, मतलब उसका जो है पाचन हो जाता है। अब क्या क्या कहाँ पर कितना कितना होता है, प्लस प्लस का क्या मतलब हुआ? डबल प्लस यही बता रहे हैं मैम, यही बता रहे हैं। इसे कहने का मतलब है जैसे हेक्सोसिस, पेंटोसिस, न्यूट्रल एमिनोसाइड्स, ये सब ये जो है कार्बोहाइड्रेट है। इनका कहने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट ड्यूडेनियम में कितना पचता है? प्लस प्लस, यानी कि 2। सबसे ज्यादा कहाँ पर इनका डाइजेशन होता है? जीजेनियम में। और देखिए इलियम में फिर 2 प्लस है, यानी कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर होगा इसका डाइजेशन? जीजेनियम में। फिर दूसरा है, देखिए ये बेसिक एमिनो एसिड, ये प्रोटीन हो गया। प्रोटीन अब किस में है? देखिए ड्यूडेनियम में नहीं है, 2 प्लस है। फिर जीजेनियम में देखिए है 3 प्लस है, फिर इलियम में नहीं है। उसके बाद ये फैटी एसिड्स, मोनोग्लाइसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल, विटामिन, आयंस एंड वाटर, ये जो है ड्यूडेनियम में ज्यादा होता है, जेजेनियम में नहीं है, और इलियम में भी फिर होता है। सर सही है ना सर? हाँ, मतलब बस एक शब्द देखिए, ये एब्जॉर्प्शन है। अभी जो सिस्टम चल रहा था, अब लास्ट में जब एब्जॉर्प्शन की बात आई तो बता रहे कि ये हेक्सोजेन ड्यूडेनियम में और इलियम में लगभग बराबर होगा, जेजुनम में सबसे अधिक है। ये न्यूट्रल एमिनो एसिड प्रोटीन वाला है, तो ये ड्यूडेनम में और इलियम में लगभग बराबर होगा, लेकिन जेजुनम में सबसे अधिक होगा। बेसिक एमिनो एसिड लगभग बराबर सब जगह होगी। फैटी एसिड और ये कोलेस्ट्रॉल, ये सबसे अधिक जेजुनम में होंगे और इलियम में होंगे, और जेजुनम में कम होंगे। और विटामिन जो है सबसे अधिक ड्यूडेनम में और इलियम में होंगे और जेजुनम में कम होंगे। तो ये कंसेप्ट दिया हुआ है कि किसमें अधिक ज्यादा, कितना परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, कितना कम ज्यादा वो प्लस प्लस में शो कर। ठीक है। छोटी आंत में भोजन तत्वों में से तत्वों के शोषण के पश्चात शेष भाग बड़ी आंत में, मतलब जो छोटी आंत का जो वेस्ट है, यानी कि इनका आउटपुट है और लार्ज इंटेस्टाइन का इनपुट है, जो भी अब लास्ट में बचा रहता है वो बड़ी आंत में छोड़ दिया जाता है। छोटी आंत से शेष खाद्य पदार्थ सीकम में आता है। मतलब इनका एक ये है कि लास्ट में इलियम से एक सीकम आता है, जहाँ पे सीकम इलियो वॉल रहता है, जहां से ये कनेक्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है सीकम, वहीं पे जो है अपेंडिक्स एक पूंछ की तरह निकला हुआ है। सीकम एक थैली नुमा संरचना है जिसमें 4 to 8 सेंटीमीटर लंबी कुंद नली अपेंडिक्स लगी हुई है, जिसको हम लोग के माने एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं कोई काम का नहीं है, लेकिन जब हम अपने विद्या में आए तो पता चला कि नहीं, अपेंडिक्स बहुत ही काम वाला चीज है। ये क्या है? एक लिम्फोसाइट टिश्यू है। Appendix is a tubular mass of lymphoid tissues attached at the opening of gate of the large intestine. ये large intestine के opening में जो है ये appendix वहां पर है। Throughout the course of small and large intestine, there are numerous lymphoid follicles, but appendix is proposed to be a special one. Appendix is capable to provide generation of antibodies against the living germs. मतलब अगर किसी तरह से कोई जीवित जीवाणु अगर हम आ गया है, तो अपेंडिक्स इतना कैपेबल है कि वो एंटीबॉडीज को जनरेट कर सकते हैं। और एंटीबॉडीज कब कैसे ये होता है? लिम्फोइड टिश्यू से वो बनता है। द लार्ज इंटेस्टाइन itself a great site for providing residential
क्वार्टर ऑफ मिलियन ऑफ नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इसमें जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जो है ग्रेट साइट ऑफ प्रोवाइड करोड़ों की संख्या में लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं इसमें। लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारे मतलब गुड बैक्टीरिया होता है वो। Good. लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई 1.2 to 1.6 मीटर छोटी आंत से कम होती है। छोटी आंत से इसकी कम होती है, लेकिन डायमीटर जो है इससे मतलब छोटी आंत से बड़ा होने के कारण इनको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। परंतु बड़ी आंत का डायमीटर अधिक होने के कारण इसका क्षेत्रफल अधिक होता है। बड़ी आंत के कार्य मतलब इसका डायमीटर बड़ा होने के कारण इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहता है, लेकिन छोटी आंत जो है इससे लंबी होती है, डायमीटर इसका बड़ा होता है। बड़ी आंत के कार्य, इसका कार्य क्या है? जल, लवण एवं विटामिन का शोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन, मतलब जो भी अब सब कुछ उसमें लेने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वेस्ट आया इसके अंदर इनपुट हुआ, तो इसमें ये क्या करता है, उसमें से जल को, लवण को और विटामिन का शोषण करते हैं। म्यूकस का श्रावण होता है, म्यूकस को जो इसमें श्रावित किया जाता है, जो कि एक मिनट, स्टूल को पास होने में सहायता होगा ना इसमें। हाँ, जो लार्ज इंटेस्टाइन में चिपकने वाला जो है वो मतलब ऐसे लगता है कि जैसे कि उसमें चिपचिपा पदार्थ रहे, ताकि जो है वो स्टूल जब पास हो तो उसमें दिक्कत ना हो। दूसरा है विटामिन बी एवं के का संश्लेषण। ये क्वेश्चन में आता है कि विटामिन बी और के का सिंथेसाइज कहाँ पर होता है, तो आपको बताना होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। मतलब बनता यहाँ है, स्टोरेज तो कहीं और हो सकता है लेकिन बनेगा यहाँ, ठीक है। लीवर में अधिकांशतः स्टोरेज होता है, लेकिन विटामिन बी के बनता यहाँ पर है। ये क्वेश्चन आता ही है सर, ये क्वेश्चन देते हैं। ये बहुत आता है। उत्सर्जी पदार्थों का संग्रहण माने एक्सक्रीटरी मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसका स्टोरेज होता है, और बैक्टीरिया के कारण रासायनिक क्रिया होता है। माने जो गुड बैक्टीरिया है उसके कारण जो है वो वहाँ रासायनिक क्रिया होता है। अब यहाँ पर आ रहा है, अब ये देखिए यहाँ पर इसका ये पिक्चर दिया हुआ है, डायग्राम सर। हाँ, ये जो है सबसे पहले जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला जो पोर्शन आता है वो है सीकम। सीकम इलियम वॉल होता है, इसके थ्रू जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये फर्स्ट है सीकम, सेकेंड जो है ये असेंडिंग कॉलोन है, फिर ये जो टर्न होता है इसको राइट कॉलिक फ्लेक्सर या हेपेटिक फ्लेक्सर भी कहते हैं। फिर ये जो है ये थोड़ा हॉरिजेंटली आ जाता है, इनको कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलोन। फिर टर्न जो होता है उसको लेफ्ट कॉलिक या लेफ्ट हेपेटिक फ्लेक्सर कहते हैं। फिर जो नीचे आ रहा है इसको डिसेंडिंग कॉलोन, इसको स्प्लेनिक फ्लेक्शन मानते हैं। स्प्लेन हो जाएगा यहीं पर, यहाँ पर लगभग स्प्लेन आ जाएगा ना, तो लेफ्ट मत बोलिए, वैसे तो बोल सकते हैं लेकिन स्प्लेनिक फ्लेक्शन बोलिए। मैडम यहाँ पर स्प्लेन आ जाएगी तो स्प्लेन का फ्लेक्शन होगा, स्प्लेन से मुड़ेगा। यस सर, सही बोले सर। उसके बाद है डिसेंडिंग कॉलन, उसके बाद है सिग्मोइड कॉलन, फिर आता है रेक्टम, उसके बाद एनस के थ्रू जो है हमारा स्टूल पास हो जाता है। अब यहाँ पर है कि फर्मेंटेशन एंड प्यूरिफिकेशन। फर्मेंटेशन जैसे कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरिया जल प्लस CO2 के साथ हुआ, और प्यूरिफिकेशन कैसे हुआ, मीथेन एवं फिनॉइल। अब आ रहा है इसमें श्रोणी बृहदात्र। बता दे एक सेकंड, दो मिनट। यस देखिए, जो अब कोई कार्बोहाइड्रेट ऐसा हुआ, जो प्रोटीन ऐसा हुआ जो आपकी बड़ी आंत, छोटी आंत ने इसको पाचन में नहीं ले पाए, नहीं पचा पाए, तो ये जो आपके बैक्टीरिया वाले हैं ना, ये सब बैठे हुए हैं, ये इसीलिए लाभदायक कहलाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट कोई रह गया आपका जो नहीं हो पा रहा, तो क्या करेगा बैक्टीरिया, ये इसमें फर्मेंटेशन क्रिया करेगा, उसमें अपनी क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, जल और CO2। तो जो CO2 पास होगी वो जल तो वहीं रह जाएगा बॉडी में, लेकिन CO2 जो पास होगी वो जो उसका गैस होगी वो गैस पास होगी। ये दूसरा प्रोटीन कोई रह जाएगा, तो प्रोटीन कोई मान लीजिए है आपका पाचन नहीं हुआ, यानी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन ने प्रोटीन ठीक से पचा नहीं पाया, तो वो यही बैक्टीरिया आपके जो है ये क्या करेंगे, मीथेन और फिनोल दो चीजें निकालेंगे। इससे जो थोड़ा दुर्गंध आएगी, तो दुर्गंधित वाली जो है वो यही वाला है, ठीक है। तो ये कारण होता है जो कभी कभी
होता है ना कि आपके गैस जो पास हो रही है बड़ी गंध वाली है, तो यही हो गया, प्रोटीन का पाचन ठीक से नहीं हो पा रहा है, या कार्बोहाइड्रेट है, CO2 निकल जाएगी, ये सब ठीक है जी। चलिए, अब है श्रोणी, वृहदात्र, मलाशय एवं गुदा नली, यानी कि पेल्विक कोलन, रेक्टम एंड रेक्टन कनाल। बड़ी आंत में मास पेरिस्टलेसिस के कारण उत्सर्जी पदार्थ अब पेल्विक कोलन में पहुंच जाता है। मतलब अब जो भी मटेरियल है वो कहाँ पहुंच जाता है, पेरिस्टलेसिस, वो जो मूवमेंट बताए थे उसी के कारण वो कहाँ चला था, एक्सक्रेशन करके पेल्विक कॉलन में पहुंच जाता है। यही वह जगह है जहाँ डिफिकेशन रिफ्लेक्सेट होने पर मल त्याग दिया जाता है। मतलब यहाँ एक डिफिकेशन रिफ्लेक्सेट लगा हुआ है, जिसके कारण जो है हमें जो है ये महसूस होता है कि हाँ अब हमें स्टूल पास करना है, अब नहीं करना है। इसी के निष्क्रिय हो जाने पर, अगर मान लीजिए ये किसी तरह से निष्क्रिय हो गया तो क्या हो जाता है, ये कब्ज में तब्दील हो जाता है। और अगर ये हाइपर एक्टिव हो गया, यानी डिफिकेशन रिफ्लेक्स अगर हाइपर एक्टिव हो गया तो जो है क्या होता है, हमें बार बार स्टूल पास करने का इच्छा होता है, अब ये बार बार अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रेन हो गया, हम्म। डिफिकेशन रिफ्लेक्स जो है अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रेन है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए पहला जो है पॉइंट आया कि कब्ज के लिए ब्रेन भी जिम्मेदार हो सकता है, ठीक है। और हाइपर एक्टिव हुआ तो ब्रेन डिफिकेशन रिफ्लेक्स सेट जो हो रहा है वही गड़बड़ा गया है, तो आपको या तो कब्जियत होगी या एक तो कारण ये हुआ। आगे, मलाशय, रेक्टम एक फूला हुआ अंग है जिसमें मल पहुंचकर डिफिकेशन रिफ्लेक्स हाई डिग्री का सेट कर देता है और मल रेक्टन कनाल की ओर चलता है। मतलब मलाशय क्या है, एक फूला हुआ अंग है जिसमें मल पहुंचकर डिफिकेशन रिफ्लेक्स हाई डिग्री का सेट कर देता है, जो कि मल को रेक्टन कैनाल तक पहुंचा देता है, वो उसके ओर चला जाता है। गुदा नली रेक्टन कैनाल के दोनों छोर पर उसके ऊपर और नीचे में दो स्पिंचर लगे रहते हैं। एक तो है जो अंदर में है वो इनवॉलेंट्री रहता है, जिसको जो है डिफिकेशन रिफ्लेक्शन जो पहले वाला होगा वो एक्सटर्नल स्पिंचर इनवॉलेंट्री होगा, लेकिन बाहर वाला जो है वो वॉलेंट्री, मनुष्य के चाहने से ही होता है और तभी मल उत्सर्जित होता है। माने अगर वहां से अगर इनवॉलेंट्री अगर अंदर वाले से अगर निकल भी जाता है, डिफिकेशन रिफ्लेक्स खुल भी जाता है, तो एक्सटर्नल में जो है वो वॉलेंट्री है, वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसको जो है कब हम स्टूल पास करें। अब आता है हार्ट बर्न तो हम लोग को मतलब चलता फिरता एक लैंग्वेज हो गया है। इट इज अ बर्निंग सेंसेशन बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम क्या है, हार्ट का बोन है, पीछे इसके पीछे हार्ट रहता है। इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्स ऑफ एसिड इनटू द एसोफेगस मेड ड्यू टू इसोफेगाइटिस और ड्यूडेनियल अल्सर। मतलब ये जो है उस स्टमक में जो है हाईली एसिडिक होने के कारण वो जब जो है ज्यादा एसिड हो जाता है तो वो क्या होता है, हमारे स्टर्नम मतलब जो इसोफेगस के ऊपर में जो स्टर्नम बोन है उसके पीछे हार्ट है, वहीं पे जो है ये धीरे धीरे कहाँ ऊपर की ओर चला जाता है, ये एसिड इसोफेगस की तरफ चला जाता है। तो जो है उसके कारण क्या हो जाता है, इसोफेगाइटिस या ड्यूडेनल अल्सर। इसको जो है या इसोफेगाइटिस भी कह सकते हैं या फिर ड्यूडेनियन में भी जो है ये रिफ्लेक्स वहां भी जा सकता है या फिर ऊपर भी आ सकता है, जिसको ड्यूडेनियन अल्सर कहते हैं, जिसके कारण जो है गले में जलन, छाती में जलन कहते हैं जो, वही है, इसको कहते हैं हार्ट बर्न। समझ में आया मैम? हाँ जी बिल्कुल। दो ही जगह देखिए, स्टमक से ऊपर है एसोफेगस और नीचे है ड्यूडेनम, तो दो ही जगह कोई अगर अग्नि बढ़ी है कोई, तो अग्नि कहाँ जाएगी, या तो ऊपर चली जाएगी तो एसोफेगस में चली गई, और अगर आगे बढ़ गई तो ड्यूडेनम में भी चली जा सकती है, लेकिन अधिकांशतः नॉर्मली एसोफेगस में अधिक होगा, ठीक है। चलिए, वाटर ब्रश यानी कि मुंह में जो है पानी आना, इज द फीलिंग ऑफ माउथ विथ अ वाटरी फ्लूइड दो नॉट नेसेसरीली ड्यू टू एन ऑर्गेनिक डिजीज मे अकम्पनी विद द पेन ऑफ ड्यूडेनल अल्सर। ये मतलब ड्यूडेनल अल्सर के कारण भी जो है ये मुंह में जो है पानी आता है, जिसके कारण कहता है कि तुम्हारा जो है स्टमक में प्रॉब्लम है ना सर? खट्टा पानी, खट्टा खट्टा आ गया, खट्टा पानी मुंह में आ जाना।
eructations of a small amount of the acid of gastric contents along with flatus are common both in functional and organic disease of the stomach. मतलब होता क्या है, एसिड जो वो गैस्ट्रिक कंटेंट्स में जो है जब बदल जाता है तो क्या होता है, दुर्गंधित अधोवायु जो जिसको कहते हैं वो निकलना शुरू हो जाता है. आर कॉमन बोथ इन फंक्शनल एंड ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ द स्टमक. माने इससे पता चलता है कि उसके स्टमक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. जी सर, ये थोड़ा समझा देते हैं. ना ठीक वही है कि ठीक है. जो एसिड गैस्ट्रिक यानी गैस है, तो गैस्ट्रिक कंटेंट क्या है भाई, वहां पर एसिड है, एसिड HCl है, तो HCl कभी हो सकता है कि अगर कभी आपको प्रॉब्लम आए तो HCl ऊपर भी जा सकती है और HCl नीचे भी जा सकती है. तो वही सी का है, ये फंक्शनल भी अधिकांशतः फंक्शनल होगा, ऑर्गेनिक डिजीज भी हो सकता है, जो बैक्टीरिया वाला बताया नहीं कि बैक्टीरिया की वजह से, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि भाई बैक्टीरिया मान लीजिए मर जाए, सपोज मान लीजिए बैक्टीरिया मर जाए, आप क्या करेंगे, तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, तो बैक्टीरिया फंक्शन है, आप लोग एंटीबायोटिक खाया आपने, तो एंटीबायोटिक ने मारा नॉर्मल बैक्टीरिया को और लाभदायक बैक्टीरिया भी मर गए, तो बेचारे बना नहीं पा रहे हैं. वो एक्चुअली क्या करते हैं, ये आपके शरीर से कोई चीज नहीं लेते हैं, ये आपके जो ये वाला जो वेस्ट मटेरियल है इसी से बनाते हैं, इसलिए लाभदायक कहलाते हैं. ये कुछ आपका खून नहीं चूसते, जो बैक्टीरिया नॉर्मल बदमाश बैक्टीरिया होते हैं वो आपका खून चूसते हैं, ब्लड, वो ब्लड से लेते हैं आप एनर्जी, ये ब्लड से एनर्जी नहीं लेते हैं, ये इस वेस्ट से एनर्जी लेते हैं, दोनों में इसलिए लाभदायक कहा गया है. क्लियर मैडम? सर बहुत, हाँ जी बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया. आज देखिए, आज पूरा आपको पूरा क्लियर फिर समझा दिया. हाँ जी सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया. प्रतिमा ने जो है पूरा चैप्टर थैंक यू मैम. डबल 2 बार हो गया ना, जितना पढ़ के समझा सके मैम, मैं भी पढ़ रही हूँ. नहीं सभी पढ़ रहे हैं, और जो नहीं पढ़ रहा है वो वास्तव में कभी नहीं पढ़ रहा. नहीं, जब किसी को पढ़ाना रहता है तो खुद ही पढ़ना पड़ता है. नहीं आपने इजी लैंग्वेज में ना, सरल स्वभाव में, सरल भाषा में अच्छे से बताया. जो मानते हैं कि हमारा ज्ञान खत्म, मतलब यहीं से इसके बाद हमको नहीं पढ़ना है, वही समझ लीजिए कि गड़बड़ है. पढ़ना तो डेली है सर, जो भी ज्ञान मिला है सब आप ही से मिला है सर, ज्ञान के वजह से ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है. डेली आपको पढ़ना है, डेली समझना है. ज्ञान का जो जिसने मान लिया कि हमको बहुत ज्ञानी हो गए, अधोपतन वहीं से शुरू हो गए. हमेशा मानिए स्टूडेंट है, 10 सेमेस्टर हो, 12 हो, 10 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, बहुत से 25 साल वाले जो है अहंकार में डूब जाते हैं. उनको लगता है कि इससे बड़ा यहाँ, और फिर बोल देते हैं कि अरे फर्स्ट सेमेस्टर में तो किसी को कुछ आता नहीं. अच्छा बताइए, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने कहा उनको कितना आता था भाई? अगर वुड नहीं जानते तो वुड किसने पढ़ा है? हमने तो भारतीय दर्शन में कभी वुड को हमने द्रव्य नहीं माना था. हम लोग MA किए, BSc किए, MA किए, आगे पढ़े, कंपटीशन में किए, उसके बावजूद नहीं पढ़े. दर्शन पढ़े, वहां नहीं समझ में आया. हम लोग हिस्ट्री पढ़े, वहां नहीं समझ में आया. हम लोगों ने कल्चर पढ़ा, वहां नहीं समझ में आया. तो कहीं नहीं समझ में आया. लेकिन वुड जब यहाँ पढ़े तो वुड एक एलिमेंट है. तो अगर ये फर्स्ट सेमेस्टर वाला वुड जानता ही नहीं था, पहली बार दिमाग में आया, और हम 25 साल बाद मान लीजिए हम प्रोफेसर हो, बस बात कर रहा हूँ, एक आध लोग बोल देते हैं ना, 25 साल में अगर प्रोफेसर हो, कोई कहे कि अरे वो फर्स्ट सेमेस्टर में तो किसी को कुछ आता नहीं, तो अगर उनसे कोई पूछ ले कि सर आपको या मैडम आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जब थे तो कितना आता था, रिफ्लेक्सोलॉजी शुरू हुआ था हमारा पूरा थेरेपी, आपको मालूम है? रिफ्लेक्सोलॉजी से आकर के बोरा जी ने सबको ट्रीटमेंट दिया था. उसके पहले कितने लोगों को मालूम था कि हाथों में जो है कुछ पॉइंट्स है? सर राइट सर, नहीं आता तभी तो हम आए यहाँ पे, है ना? एग्जैक्टली. तो आप उनमें उनके ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होइए, ना कि उनको डिप्रेस करने में सहायक हो. भाई अब डिप्रेशन होकर शिकार हो जाए कि बेचारा पैसा भी खर्च किया और पढ़ा भी, 6 महीने लगाया भी, और ये कहें कि आप कुछ आता जाता कुछ नहीं.
तो बस यही है। तो हम लोग खेमका सर के आदर्श माने, और खेमका सर कभी नहीं, खेमका सर हमेशा बोलते थे, उत्साहित करते थे। कैसे उत्साहित करते थे? तरीका ये है, किताब लेके बैठते थे। खेमका सर की किताब है, उन्होंने किताब लिखी है, वो किताब लेके बैठते थे, और जब कोई पेशेंट आया तो पॉइंट लिखा और उसको दिखा दिया कि देखो ये किताब में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसलिए मैं ये पॉइंट दे रहा हूं। आप समझ सकती हैं महानता। कभी नहीं बता रहे थे कि मुझे पॉइंट मालूम है, कहते किताब में लिखा हुआ है। ये महानता है। तो ये आप समझ, ग्रेटनेस ऐसे नहीं होती, ग्रेटनेस हम लोग बता रहे हैं। हाँ, अपने को वो ऐसे बड़ा नहीं, अपने आप को छोटा ही रख के बता रहे। ये सही किताब में लिखा हुआ है, किताब उन्हीं की लिखी हुई है, समझ रहे हैं सब। लेकिन उन्होंने कहा ये किताब में लिखा हुआ है, इसलिए पॉइंट तुमको दे रहा हूं। ये महानता है। और जब हम कहें कि नहीं मैंने दे दिया तो दे दिया, तो ये कौन सा है? ये फिंगर नंबर 6 में यहाँ बैठा हुआ है कौन सा? अहंकार तत्व। और यहाँ फिंगर नंबर 8 में यहाँ बैठा हुआ अहंकार तत्व, वही दो। जब कभी अहंकार तत्व हो और कोई मैडम कभी बोले, एक पॉइंट समझ लीजिए कि कोई कहे कि मुझे जानते नहीं है, तो तुरंत उसका अगर मान लीजिए बोल दे भाई दिवे, तो आप तो जान ही रहे हो, तो यहाँ पर आप आगे चल के इस पॉइंट को आप सिलेक्ट कर दीजिएगा और इस पॉइंट को सिलेक्ट कर दीजिएगा। बस यहाँ और कुछ मत लगाइए, तो बीच में इसी वाले में, जीरो वाले में ही लगा दीजिएगा। कौन सा पॉइंट? सिडेशन का पॉइंट। इसमें सिडेशन पॉइंट जीरो, ये जीरो नंबर है। जीरो माने सृष्टि, उत्पत्ति। तो अगर कहीं भी जीरो लगा देंगे, हमेशा समझ लीजिए, तो जीरो माने उत्पत्ति। ठीक है। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करें और उनके उस सिद्धांत को, उन मार्गों को चलें जो उन्होंने लिखा था। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग सबको ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय सर। शिवाय, शिवरात्रि सबको। सबको ओम नमः धन्यवाद शिवाय। सर। और हम लोग जो है कल फिर मिलते हैं दूसरे इसमें। प्रणाम सर। प्रणाम। थैंक यू मैम। प्रणाम मैम, थैंक यू मैम। प्रणाम प्रणाम। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। नमस्ते मैम। प्रणाम मैम। नमस्ते मैम।